हेलो एवरीवन, ये टेस्ट पेपर नंबर 25 है। विज़न आईएएस का है, हिंदी माध्यम का। फुल टेस्ट पेपर नंबर 2 है। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जनरल साइंस प्लस करंट अफेयर्स है इसमें। ये 25 मई को जो एग्ज़ाम होगा 2025 वाला, उसी के लिए फुल टेस्ट पेपर नंबर 2 है। इसमें 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चंस हो गए थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है यहाँ पर सही कौन सा है। इसमें यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, कथन 1 और कथन 2 में। तो यहाँ पर देखना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। कथन 1 है, राज्यपाल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति एक विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ये सही है, विवेकाधीन शक्ति नहीं है राज्यपाल की। पहला ऑप्शन ठीक है, विवेकाधीन शक्ति नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 1976 के 42वें संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके लिए बोला गया है। अधिनियम ने मंत्रिपरिषद की सलाह को राज्यपाल पर बाध्यकारी बना दिया गया था। ये यहाँ पर बाध्यकारी नहीं बनाया गया था, ऐसा कोई भी यहाँ पर प्रावधान नहीं था। ये राष्ट्रपति जी के लिए यहाँ पर बाध्यकारी बना दी गई थी, लेकिन राज्यपाल के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। तो कथन 1 तो सही है और कथन दूसरा गलत है। कथन पहला सही है और दूसरा गलत है। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन जो होगा सही, पहला सही और दूसरा गलत, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 में है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन इसमें सही है वो देखना है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन है इसमें, यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये जो 338(5) का सब क्लोज डी है और 338(a) का 5 सब क्लोज डी है, उसके अंतर्गत यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पर रिपोर्ट पर विचार करता है। ये पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, इस समिति में राज्यसभा सदस्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। इसमें लोकसभा के 10 मेंबर होते हैं और लोकसभा के 20 मेंबर होते हैं और राज्यसभा के 10 मेंबर होते हैं। टोटल 30 मेंबर्स होते हैं इसमें। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तीसरा ऑप्शन है, कोई भी मंत्री समिति में चुने जाने के लिए पात्र नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन भी ठीक है, इसमें मंत्री को नहीं चुना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा आ रहा है बी में। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी भारत के संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है उससे न्यायिक समीक्षा तो लिया गया है। न्यायिक समीक्षा भी, मूल अधिकार भी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये भी नहीं लिया गया है, और यहाँ पर ये कनाडा से लिया गया है, जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र में, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी अमेरिका के संविधान से ही ली गई हैं। तो 1, 2, 5 ऑप्शन में आ रहा है डी में, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भारत के महाधिवक्ता और भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में देखना है। पहला ऑप्शन है, भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जबकि जो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ये जो दूसरा यहाँ से दिया हुआ है ये तो करेक्ट है, लेकिन इसमें जो पहला दिया हुआ है ना, ये भारत की जो महाधिवक्ता होती है उसकी नियुक्ति मंत्रिमंडलीय नियुक्त समिति की नियुक्ति को स्वीकृति देगी तब की जाएगी यहाँ पर। तो ये पहला ऑप्शन इसमें गलत है और इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। मेनली ये है इसमें, अगर यहाँ पर ये होता केंद्र सरकार द्वारा तो ठीक होता। दूसरा ऑप्शन है, भारत के महाधिवक्ता का पद एक गैर संवैधानिक पद है। जो महाधिवक्ता है ठीक है, ये गैर संवैधानिक है। जो महान्यायवादी है उनका पद आर्टिकल 76 में दिया हुआ है। जो आर्टिकल में होता है वो संवैधानिक होता है, लेकिन इनका कोई आर्टिकल नहीं है।
यहाँ पर गैर संवैधानिक है, जबकि भारत के महान्यायिकता एक संवैधानिक है। भारत के महाधिवक्ता और भारत के महान्यायवादी दोनों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, दोनों को हटाया जाता है और ये महाधिवक्ता भी और यहाँ पर महान्यायवादी भी ये राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति होंगे उनके प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन हटाकर 2 और 3 सही बैठ रहा है इसमें, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन से ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन है भारत अभिरक्षा का अर्थ किसी संदिग्ध को पुलिस स्टेशन की जेल में पुलिस की हिरासत में रखना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा, गिरफ्तार किए गए और पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध किए गए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के लिए 1 सप्ताह के भीतर उपयुक्त न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा। ये यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पर 24 घंटे की अवधि में पुलिस स्टेशन में, यहाँ पर 24 घंटे की अवधि में, ना कि 1 सप्ताह के लिए, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तीसरा ऑप्शन है, दूसरा गलत हो जाता है, तो अभी यहाँ पर 1 और 3 बच रहा है इसमें। तीसरा देखते हैं, पुलिस अभिरक्षा के दौरान संदिग्ध अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। यहाँ पर ये मतदान का उपयोग नहीं कर सकता है, प्रयोग कर सकता है, तो यहाँ पर तीसरा भी गलत है, ये भी, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही इसमें सही है, ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण के संदर्भ में देखना है। वार्षिक वित्तीय विवरण के से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के कहीं भी बजट का प्रयोग नहीं किया हुआ है, तो इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है क्योंकि 112 में ही दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार की प्राकलित आय और व्यय का विवरण करता है। दोनों ऑप्शन सही है। इसे वित्त मंत्री द्वारा तय की गई तिथि पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ये राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित तिथि होगी, ना कि वित्त मंत्री जी के द्वारा, और इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। अगर वित्त मंत्री की जगह पर यहाँ पर राष्ट्रपति होता तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होता। पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भारत की क्षेत्रीय परिषदों को राज्यों के मध्य समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किया गया है। वे संचार अंतराल को कम करने और सहयोग को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण सलाहकारी भूमिका निभाती है। क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा इसमें सही है। इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें देखना है कौन से ऑप्शंस करेक्ट हुए हैं। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। केंद्रीय गृह मंत्री सभी परिषदों, जो सभी क्षेत्रीय परिषद होंगे उनके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। उनके पास संबंधित राज्यों पर बाध्यकारी निर्णय लागू करने का अधिकार होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर उनके पास राज्यों पर बाध्यकारी निर्णय लागू करने का अधिकार नहीं होता है। बस विचार विमर्श करने और परामर्शदात्री निकाय होता है ये, कोई बाध्यकारी निर्णय लागू नहीं होते हैं, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। 1 और 2 ही बचा, तो ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ईवीएम के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यहाँ पर इसमें भी देखना है कौन से ऑप्शन इसमें सही है। इसमें ईवीएम मशीनों का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है, ये ठीक है। जो ईवीएम है इसको स्वदेशी रूप से किया गया है। दूसरा ऑप्शन है निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए विधानसभा क्षेत्र में सभी ईवीएम मशीनों द्वारा की गई गणना का मिलान वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पर ये भी आ जाता है इसका, वीवीपीएटी की फुल फॉर्म क्या है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल की गणना से किया जाता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। इसका ये होता है जो पर्ची होगी वो 7 सेकंड तक दिखाई देती है जो वीवीपीएटी के थ्रू होगी, और मतदाता को यह सत्यापित करने में सहायता करेगी कि उसका वोट सही ढंग से चला गया है। उसके बाद ये जो पर्ची होगी नीचे रखा जो डब्बा होता है वहाँ पर गिर जाती है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये गलत है। तीसरा ऑप्शन है किसी भी अनधिकृत छेड़छाड़ की स्थिति में ईवीएम स्थायी रूप से निष्क्रिय
हो जाती है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, अगर छेड़छाड़ किया जाएगा तो यहाँ पर ये निष्क्रिय हो जाएगी। तो पहला और तीसरा ऑप्शन ठीक है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में देखना है कौन से विषय संघ सूची के अंतर्गत शामिल हैं। संघ सूची के अंतर्गत देखने हैं कौन से विषय इसमें शामिल हैं। यहाँ पर देखें बैंकिंग है और तीसरा भी है और यहाँ पर बीमा भी है। तो 2, 3, 4 इसमें ये संघ सूची से संबंधित विषय हैं। पहला यहाँ पर संघ सूची से ये शामिल नहीं है और यहाँ पर जो संघ सूची में वर्तमान में है 98 विषय शामिल हैं। तो यहाँ पर 2, 3, 4 इसका आंसर ये करेक्ट है। और ये जो है यहाँ पर ये पहला ये है समवर्ती सूची में, तो 2, 3, 4 बी आंसर इसका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, अर्थशास्त्र के संदर्भ में देखना है प्राइवेट प्लेसमेंट पद प्राय सुर्खियों में रहता है, ये किससे संबंधित है। ये है किसी कंपनी द्वारा निवेशकों के चुनिंदा समूह को जारी किए गए शेयरों के संबंध में। यहाँ पर बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, यूरोपा क्लिपर मिशन के संदर्भ में मिशन कथनों पर विचार करना है। यूरोपा क्लिपर, यहाँ पर यूरोपा क्लिपर के बारे में देखना है। यहाँ पर इसमें कौन सा कथन सही है। पहला है नासा यूरोपा क्लिपर मिशन प्रक्षेपित करेगा ताकि शनि के चंद्रमा का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा सके। पहला यहाँ पर ये गलत है, ये चंद्रमा के लिए नहीं है, बृहस्पति के चंद्रमा, यहाँ पर शनि के चंद्रमा के लिए नहीं है, ये बृहस्पति के चंद्रमा के लिए। पहला ऑप्शन तो इसमें गलत है। यूरोपा इस तथ्य का पता लगाएगा कि क्या हिमाच्छादित चंद्रमा पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तीसरा ऑप्शन है यह उपग्रह 2030 में समाप्त होने वाले 6 वर्षों में चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये यहाँ पर ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन भी। यहाँ पर अप्रैल 2023 में बृहस्पति पर ये पहुंचेगा। तो यहाँ पर पहला एक ही इसमें कथन सही है, तो ए आंसर ठीक है, पहला वाला ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित कार्यों में से मुहैतिब सिब किसके लिए जाना जाता है। ये जाना जाता है लोगों के आचरण की निगरानी के लिए। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 38, हाल ही में अबुथसहायेश्वर मंदिर को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार देने चयनित किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें यहाँ पर देखना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। पहला ऑप्शन, ये मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में है, ना कि आंध्र प्रदेश में है ये। तो इसमें पहला ऑप्शन तो इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर इसका निर्माण मूल रूप से राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। ये 1300 वर्ष पुराना है, प्राचीन मंदिर है और ये राजा विक्रम चोल और कुलोत्तुंग चोल के शासनकाल में हुआ था, ना कि यहाँ पर चोल प्रथम के काल में हुआ था। ये भी गलत है, ये भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ठीक है, ये भगवान शिव जी को समर्पित है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से संबंधित है। ऊष्माक्षेपी क्रिया देखना है कौन से इसमें सही है। जल में अम्ल का घुलना, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एक ईंधन का दहन, ये भी ठीक है। खुले साइकिल पर जंग लगना, ये भी ठीक है। बर्फ का पिघलना ऊष्माक्षेपी नहीं है। तो 1, 2, 3 इसका आंसर ये सही है। ऊष्माक्षेपी जो होता है, ऊष्मा प्रकाश या ध्वनि के माध्यम से जो भी ऊर्जा निकलेगी उसे ही क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऊष्माक्षेपी क्रियाएं कहा जाता है। जो भी निर्मुक्त होती है ऊर्जा वही होता है और ये अपने आप से ही होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है बिच्छू बूटी वस्त्र, ये उत्तराखंड के ठीक है। अल्मोड़ा और चमोली जिले का। कड़कनाथ मुर्गा, ये भी ठीक है, मध्य प्रदेश। कतरनी चावल, ये बिहार का है, ना कि उत्तर प्रदेश का। गोविंद भोग चावल, ये पश्चिम बंगाल का है, ना कि बिहार का। तो 2 ऑप्शन इसमें ठीक है, बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर कौन सा तुंगीय प्रणाली का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इसमें यहाँ पर तुंगीय प्रणाली का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा करता है इसमें बताना है। एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि जिसमें एक ही भूमि पर वृक्ष और फसलें उगाई जाती हैं। डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में है WTO के अंतर्गत। WTO का एक क्वेश्चन और IMF से भी रिलेटेड आता ही है। यहाँ पर इसमें देखना है हमें कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। युग्म में दिया हुआ है, केवल 1 है, केवल 2, केवल 3, केवल 4। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर इसमें
MFN सिद्धांत देशों को ऐसे मुक्त व्यापार समझौते करने से रोकता है जो केवल विशिष्ट व्यापारिक भागीदारों पर लागू होते हैं। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है MFN सिद्धांत WTO समझौते के तहत विस्तृत एवं सेवाओं दोनों पर लागू होता है। ये ठीक है, सेवाएं और वस्तुओं दोनों पर लागू होता है, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला दर्जा होता है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर तीसरा, MFN विकासशील देशों के लिए एक विशेष रियायतों की अनुमति देता है। तीसरा ऑप्शन भी ठीक है, इसमें 2 युग्म ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत देखना है क्या क्या इसमें सही है। सही ऑप्शन देखना है इसमें। पहला ऑप्शन है भारत के उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को मूल अधिकारों का हृदय वर्णित किया गया है। ये किसने बोला है यहाँ पर? उच्चतम न्यायालय ने बोला है आर्टिकल 21 को। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में आजीविका का अधिकार तथा गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार भी शामिल है, लेकिन इसमें स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार शामिल नहीं है। ये दूसरा ऑप्शन गलत है, इसमें पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है इस मूल अधिकार की भावना के अनुरूप मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 ने भारत में आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, तो 1 और 3 दो ठीक है, 1 और 3 बी में आ रहा है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। GST परिषद के संदर्भ में देखना है और इसमें युग्म देखने हैं, कितने युग्म यहाँ पर सही हैं। इसमें पहला है मतों का भारांश केंद्र सरकार और संयुक्त रूप से सभी राज्य सरकारों के बीच समान रूप से विभाजित किया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। समान रूप से नहीं है, इसकी सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए बाध्यकारी होती हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है, बाध्यकारी नहीं होती है, केवल प्रेरक शक्ति प्रदान करती है, ना कि बाध्यकारी होती हैं। तीसरा ऑप्शन है किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए कुल अधिमान प्राप्त मतों में से न्यूनतम 75% मतों की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, इसमें केवल एक ही सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाले चैंपियंस ऑफ चेंज पोर्टल और संपूर्णता अभियान मुख्य रूप से भारत सरकार के निम्नलिखित प्रमुख पहलों में से किससे संबंधित है? इसमें ये बताना है, पहला ऑप्शन ही इसमें यहाँ पर करेक्ट है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। पहला ऑप्शन है इसमें सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। भारत में भूकंपीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें यहाँ पर देखना है कितने युग्म सही हैं, इसमें भी युग्म का देखना है। भारत को 5 भूकंपीय जोन में विभाजित किया गया है, जिसमें जोन 1 अति निम्न भूकंप प्रवण क्षेत्र है और जोन 5 अत्यधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र है। पहला इसमें यहाँ पर सही नहीं है, 4 भूकंपीय जोन में किया गया है, जोन 2 से जोन 4 में, पहला है ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है बिहार में सीमांचल भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच विवर्तनिक अभिसरण सीमा के निकट होने के कारण भूकंप की दृष्टि से प्रवण है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तीसरा ऑप्शन है जोशीमठ वक्रता भ्रंश वीटी और मुनस्यारी भ्रंश पर अवस्थित है। इसमें यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी ये ठीक है, इसमें 2 युग्म सही है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 में देखना है इको मार्क प्रमाणन नियमों में कौन कौन से इसमें शामिल है। पहला है सौंदर्य प्रसाधन भी शामिल है, खाद्य तेल भी, चाय भी, कॉफ़ी भी, डिटर्जेंट भी और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद भी इको मार्क प्रमाण, यहाँ पर डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 में यहाँ पर बोला हुआ है कोटा फॉर्मूला, IMF का जो कोटा फॉर्मूला है वो किस किस में यहाँ पर है, किस किस से जाना जाता है, कौन कौन सा इसका हिस्सा है। यहाँ पर पहला है प्रति व्यक्ति आय, ये तो नहीं है इसका जो कोटा फॉर्मूला है। दूसरा ऑप्शन है वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खुलापन, दूसरा है ये जो खुलापन है वैश्विक अर्थव्यवस्था का, आयात और निर्यात होता है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित निधि, ये भी ठीक है। चौथा ऑप्शन है देश की घरेलू मुद्रा की विनिमय दर, यहाँ पर नहीं है 4 ऑप्शन, यहाँ पर 2 और 3 ही ठीक है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 बारहमासी नदियाँ, यहाँ पर इसमें देखना है कितनी हिमालय की नदियों की है। ये
कितनी हिमालय नदियों की है? ये बारहमासी नदियां हैं जिन्हें वर्षा और हिमानी के पिघलने से जल प्राप्त होता है। इनमें अधिक मात्रा में अवसाद होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन तो सही है, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अवसाद की मात्रा, ठीक है। ये मुख्यतः पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप प्रदर्शित करती हैं। तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर ठीक है। चौथा है यहाँ पर ये वी आकार की जो घाटियाँ हैं उनको निर्मित करती है, ठीक है। ये डेल्टा की अपेक्षा ज्वार नदमुख, ये तो ज्वार नदमुख नहीं, डेल्टा ही बनाती हैं। तो चार होंगे इसमें, 1 2 3 4, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 में यहाँ पर बोला हुआ है रोगाणु रोधी प्रतिरोध AMR के संदर्भ में देखना है। यहाँ पर यह माता पिता से संतान तक प्रतिरोध जीन के संचरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए शाकनाशियों के उपयोग से भी रोगाणु रोधी प्रतिरोध जीन में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। यह समुदाय में एक सूक्ष्म जीव से दूसरे सूक्ष्म जीव में स्थानांतरित हो जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन है औषधि के अपूर्ण खुराक और स्व चिकित्सा सेल्फ मेडिकेशन भी रोगाणुरोधी प्रतिरोध के विकास का कारण बन सकती है। चौथा ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। इसमें चारों ऑप्शन ठीक है, तो यहाँ पर डी आंसर इसका करेक्ट है।